हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार छात्रों, यूपीएससी मेंस की सीरीज में जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी के सेगमेंट में हम लोग 12 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज 13th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक लेंगे वो गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी ढांचा से संबंधित है। इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो अगर इनसे संबंधित प्रश्नों को देखें तो वर्ष 2023 में यानी कि पिछले वर्ष 22 में और 14 में प्रश्न गरीबी, बेरोजगारी से आए हुए हैं और इसके साथ साथ बुनियादी ढांचा के प्रश्न पिछले 24 में, 23 में और 22 में आए हुए हैं। इससे आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित आए हुए प्रश्न किस प्रकार के थे। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की प्रकृति संरचनात्मक है। संरचनात्मक बेरोजगारी आपने पढ़ी होगी। भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए और सुधार के उपाय दीजिए। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न में संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में है ये प्रूफ करना है कि किस प्रकार से सबसे ज़्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, उसके बाद क्यों पाई जाती है यह भी आपको बताना है और इसके साथ साथ किस तरीके से भारत में बेरोजगारी की गणना की जाती है और वे कौन सी संस्थाएं हैं जो इसकी गणना करती हैं उसके बारे में जानकारी देते हुए आपको यह भी बताना है कि किस प्रकार से बेरोजगारी की गणना में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, ये 250 नंबर का प्रश्न, 250 शब्दों का प्रश्न है और 2023 में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा विस्तृत आंसर आपको देना है। तो सबसे पहले आपको बेरोजगारी के बारे में बताना होगा और अपने इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति क्या है और इसमें से क्यों ज़्यादा कार्यबल जो हमारा है वह संरचनात्मक बेरोजगारी से ग्रसित है। उसके बाद आप मुख्य भाग में आइए और प्रूफ करिए कि संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में क्यों है, कैसे है और इसके साथ साथ कौन सी संस्थाएं बेरोजगारी की गणना करती हैं, क्या पद्धति है बेरोजगारी की गणना की, और उसके बाद आप बताइए कि क्या इसमें सुझाव के लिए आगे के कदम हो सकते हैं। तदुपरांत आप इसका निष्कर्ष देंगे और निष्कर्ष में आप बताएंगे कि बेरोजगारी भारत की युवा जनसंख्या के लिए एक बड़ा अभिशाप है। जो हमारा कार्यबल है वो पूर्णतः अपने रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। इस वजह से हमें बेरोजगारी के लिए विभिन्न आयामों में उपाय करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न को कंक्लूड करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न में सबसे पहले आप बताएंगे कि NSSO की एक रिपोर्ट कहती है कि बेरोजगारी की दर लगभग 7.73% है। ये 22-23 के लिए है और संरचनात्मक बेरोजगारी आर्थिक संरचना में भारी बदलाव के कारण है जो कार्यबल के पास मौजूद कौशल और नियोक्ताओं द्वारा मांगे गए कौशल के बीच में बेमेल से पैदा होती है। यानी कि जो रिक्वायर्ड स्किल है और जो स्किल हमारे पास है इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। इस वजह से ही संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। नीति आयोग द्वारा कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने का कारण देश में संरचनात्मक बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है। तो इस प्रकार आपने इंट्रोडक्शन में अपनी पूरी बात कह दी। अब आते हैं प्रश्न के मुख्य भाग में और मुख्य भाग में आप बताइए कि संरचनात्मक अंतर के पीछे क्या कारण है, क्यों है हमारे यहाँ संरचनात्मक बेरोजगारी। तो पहला कौशल बेमेल है हमारे यहाँ। कौशल बेमेल कहने का मतलब ये है कि जो नियोक्ताओं को रोजगार देने के लिए कौशल चाहिए वैसा कौशल हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे नवयुवकों को नहीं दे रही है। इस वजह से जब ये स्किल गैप रह जाता है तो रोजगार नहीं मिल पाता है। तो CMIE के आंकड़े के अनुसार 4/5 पर लोगों के पास बाजार की मांग के अनुसार कौशल ही नहीं है। ठीक है, भारत में शिक्षा प्रणाली को अक्सर यह कहकर आलोचना की जाती है कि बहुत सैद्धांतिक है जिसके कारण स्नातकों में कौशल की कमी होती है। कौशल भारत जैसी पहल इस कमी को पूरा करने का प्रयास कर रही है परंतु अभी तक यह अंतराल भरा नहीं है। दूसरा, प्रौद्योगिकी में बदलाव। अगर आप देखें तो वर्तमान में बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत तेजी से तकनीकी विकास हो रहे हैं। जैसे आप देखें ऑटोमेशन शुरू हो गया है, AI का ज़माना आ गया है। तो कंपनियों में तीव्र
तकनीकीगत परिवर्तन हो रहे हैं और हमारा युवा जो उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है, उतनी तेज़ी से प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तकनीकियाँ नहीं सीख रहा है, इस कारण बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। इसके साथ साथ औद्योगिक परिवर्तन भी हुए हैं। औद्योगिक परिवर्तन का कहने का मतलब ये है कि जब हम देखते हैं तो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एक न्यू नेचर में आया है, जहाँ पर नॉलेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा तेज़ी से यूज़ हो रही है। तो अब औद्योगिक केवल श्रम आधारित क्षेत्र नहीं रह गया है, तो वहाँ पर तकनीकी आधारित श्रम हो रहा है। तो इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लोग बेरोजगार रह जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे देश में क्षेत्रीय असमानताएं भी हैं। जैसे आप देखिए तो मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे तकनीकी ज्ञान हैं और इसके साथ साथ वित्तीय क्षेत्र हैं जो नौकरियां प्रदान करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर हैं। ठीक है, और विशेष आर्थिक क्षेत्र इस क्षेत्रीय असमानता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसके साथ पुरानी आर्थिक नीतियां हैं, हमारी नीतियां, हमारे जो आर्थिक सिद्धांत हैं, वे सब बहुत पुराने हो चुके हैं और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप नीड को फुलफिल नहीं करते। इसके साथ साथ अनौपचारिक क्षेत्र का भारत में प्रभुत्व है। तो अनौपचारिक क्षेत्र में लोग काम करते हैं, ज़्यादातर लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। लगभग देश की 80% नौकरियां इसमें शामिल हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हम उस संरचनात्मक गैप को नहीं भर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास सही डेटा और सही पर्सन नहीं है जिसको हम ट्रेन करके एंटर कर सकें। इसके साथ साथ जो स्किल्ड हैं उनकी वेतन अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा हैं जो इंडस्ट्री फुलफिल नहीं करती। तो इस प्रकार से इस संरचनात्मक अंतर के पीछे आप इन कारणों का वर्णन कर सकते हैं। अब इसके बाद किस तरीके से भारत में बेरोजगारी की गणना होती है। तो भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए हम कई सारे मानक अपनाते हैं, जैसे जनगणना, उसके साथ साथ NSSO का सर्वे आता है, इसके साथ साथ PLFS होता है, ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है, और लेबर ब्यूरो का सर्वे होता है। इन 4 तरीकों से हम जान पाते हैं कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी है। तो अगर हम बात करें जनगणना की, तो हर 10 साल में जनगणना होती है और उस जनगणना के आधार पर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि भारत में काम करने के लिए कितना श्रम बल और कितना जनबल उपलब्ध है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद NSSO का सर्वे है। NSSO का जो सर्वे है वो रोजगार और बेरोजगारी के लिए व्यापक नमूना सर्वेक्षण करता है और देश की रोजगार स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसी तरीके से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जो कि भारत में रोजगार और बेरोजगारी का अनुमानन लगाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह श्रम बल भागीदारी और रोजगार की स्थिति का विस्तृत डेटा प्रदान करता है। इसे सालाना आयोजित किया जाता है। इसके साथ साथ लेबर फोर्स ब्यूरो है, इसका भी अपना सर्वेक्षण होता है और यह जो सर्वेक्षण है यह वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण जैसे सर्वेक्षण को लगातार प्रकाशित करता रहता है। तो इन 4 महत्वपूर्ण चीज़ों से हम ये पता लगा सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी की गणना की कितनी गई है और कितने बेरोजगारों की संख्या है और किस प्रकार के बेरोजगारों की संख्या है। अब देखें भारत में रोजगार को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले एक सामान्य प्रमुख स्थिति यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयड होता है, सामान्य UPS जिसको कहते हैं, सामान्य प्रमुख स्थिति दृष्टिकोण है। यह रोजगार से पहले 1 वर्ष में, जब हम सर्वेक्षण कर रहे हैं उसके 1 वर्ष पूर्व कितने लोग प्राथमिक गतिविधि के आधार पर कार्यरत थे, कितने लोग बेरोजगार थे, इसका सर्वेक्षण इसकी स्थिति को मापता है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति जो CWS है, करंट वीकली स्टेटस बेरोजगार है, इसमें हमें जो सर्वे टाइम होता है उसके 1 वीक पहले ये पता किया जाता है कितने लोग रोजगार में हैं और कितने लोग रोजगार में नहीं है, कितने लोग बेरोजगार हैं। तो ये रियल टाइम डेटा देता है हमारे यहाँ बेरोजगारी के बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ हम बेरोजगारी की दर की गणना भी करते हैं, जिसमें हम बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को कुल श्रम शक्ति से विभाजित करते हैं और पता करते हैं कि कितने लोग क्या देश की बेरोजगारी दर है। इसके साथ साथ खंडित डेटा विश्लेषण भी होता है, जिसमें आयु, लिंग, शिक्षा, शहरी ग्रामीण स्थानों के आधार पर विभाजित किया जाता है बेरोजगारों को और उसके आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। तो इस प्रकार हम रोजगार के संबंध में इस प्रकार के डेटा एकत्रित करते हैं।
अब बेरोजगारी गणना की सीमाएं क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ डेटा बहुत लेट प्रकाशित होता है। डेटा कलेक्शन और उसके जो पब्लिकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, तो वो चीज़ हमारे लिए एक नेगेटिव हो जाती है क्योंकि समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सामाजिक मापदंडों की बाधाएं होती हैं। अब जैसे महिलाएं हैं जो घर से काम कर रही हैं, तो उनके संबंध में आंकड़े सही से हमें नहीं प्राप्त हो पाते। वे सक्रिय रूप से नौकरी नहीं तलाश रही हैं, वे घरों में हैं, और इस वजह से क्या है कि बेरोजगारी की संख्या भी कम दिखाई दे रही है, और जो महिलाएं घरों में हैं वे बेरोजगार तो हैं ही हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो सामाजिक मापदंड हैं उसके कारण भी बाधाएं होती हैं। इसके साथ साथ अनौपचारिक क्षेत्र की जटिलता। पहली बात यह है कि अनौपचारिक क्षेत्र के सही डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं होते। वे कर्मचारी वेतन इत्यादि के संबंध में पब्लिक जानकारी नहीं ज़्यादा उपलब्ध कराते हैं, तो ऐसे हम क्लियर नहीं बता पाते हैं कि हमारे पास कितनी बेरोजगारों की संख्या है। ये एक समस्या है। और अगली बात ग्रामीण और शहरी असमानताओं को लेकर है। जैसे कृषि अर्थव्यवस्था है, वहाँ कम रोजगार की सीमा के परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण बेरोजगारी दर कम होती है, तो पारिवारिक खेत और आकस्मिक कृषि कार्य में पहुँचे किसी न किसी रूप में रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आपने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में लोग छिपे हुए बेरोजगार हैं, है ना, अल्प बेरोजगार हैं। तो इन लोगों के कारण क्या होता है कि वास्तविक डेटा हमें नहीं मिल पाता है ग्रामीण क्षेत्र का, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की दर हमें कम दिखाई देती है। अब हमें करना क्या चाहिए, उपाय क्या है? तो सबसे पहले हमें रियल टाइम डेटा कलेक्ट करना चाहिए। वास्तविक डेटा एग्जैक्ट समय पर हमें मिलना चाहिए, जिसके आधार पर हम नीतियां बना सकें और उनका क्रियान्वयन कर सकें। इसके साथ साथ स्किल मैपिंग होनी चाहिए पूरे पॉपुलेशन की, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास पॉपुलेशन का कौन सा सेगमेंट किस प्रकार की स्किल रखता है और कितनी स्किल्स वाली पॉपुलेशन हमारे पास है और किस तरह की स्किल वाली पॉपुलेशन है। उसके हिसाब से ही हम अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे, उसी के हिसाब से एग्जीक्यूट करेंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड कराएं। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी रखें, जो भी आप डेटा ले रहे हैं और जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और पब्लिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो रोजगार प्रदाता हैं वे भी सारे डेटा को पारदर्शी रखें, जिससे हमें रोजगार और बेरोजगारी की सही स्थिति का अंदाज़ा हो सके। इसके साथ साथ नीतियों के संबंध में जो फीडबैक लूप है उसको भी दूर करना होगा। इसके लिए हमें एक बेहतरीन सिस्टम सेटअप करना होगा, जो अपडेटेड आंकड़े हैं उसके आधार पर नीति समायोजन के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाए, जो कौशल विकास कार्यक्रमों और जैसे हस्तक्षेप माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी की समस्या का समाधान करे। इसके साथ साथ अल्प रोजगार को भी सम्मिलित किया जाए रोजगार की परिभाषा में, क्योंकि श्रम बाजारों की अधिक सूचना प्रदान करने से आधिकारिक आंकड़ों में अल्प रोजगार मैट्रिक्स को शामिल करें, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में किया गया है, क्योंकि इसके कारण हम रोजगार को कम दिखा पाते हैं। तो अगर अल्प रोजगार के आंकड़ों को शामिल करेंगे तो हम क्लियर रोजगार के आंकड़ों को सही सही दिखा पाएंगे। इसके बाद आप निष्कर्ष दे दीजिए और निष्कर्ष में आप बताइए कि जो संरचनात्मक बेरोजगारी है उसमें हमें बहुत ज़्यादा नीतिगत प्रयास करने होंगे। इसके साथ साथ जो बेरोजगारी की गणना की पद्धतियां हैं उनमें भी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि वे भी सही तरीके से सही समय पर आंकड़े उपलब्ध नहीं कराती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमें इनोवेटिव तरीके से डेटा कलेक्शन करना चाहिए, डेटा एनालिसिस करना चाहिए और उसके आधार पर नई नीतियों का निर्माण करके इस संरचनात्मक बेरोजगारी को कम किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार आप अपना निष्कर्ष दे सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है कि हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इस कथन को समझाइए। ऐसे में समृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। ठीक है, देखिए प्रश्न को थोड़ा सा पहले आप समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि आर्थिक विकास जो भारत में हो रहा है वो श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण हो रहा है, श्रमिक वृद्धि के कारण नहीं कह रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो लेबर प्रोडक्टिविटी है, जो श्रम उत्पादकता है, उसमें वृद्धि के कारण भारत में आर्थिक विकास हो रहा है और इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ लेबर या लेबर फोर्स बढ़ने को नहीं कहा गया है, क्योंकि भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में जॉबलेस ग्रोथ का बात किया जाता है ना। तो
इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के कारण ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो इसको आपको एनालाइज करना है और इसके साथ साथ आप ऐसा मॉडल भी समझाइए जिसमें श्रम उत्पादकता भी बनी रहे और उसके साथ साथ अधिक रोजगार भी मिले और हमें ग्रोथ भी होती रहे। ये है आपका प्रश्न, सबसे पहली चीज। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होगा। इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना होगा कि किस तरीके से श्रम उत्पादकता महत्वपूर्ण रूप से भारत में ही नहीं विश्व में ग्रोथ का एक आधार होती है, और अगर हम देखें तो हमारी ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरे पार्ट में आप आएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार श्रम उत्पादकता ने हमारे आर्थिक विकास को बढ़ाया है, और उसके साथ साथ आप उन समस्याओं को भी बताएंगे जिसके कारण हमें बेरोजगारी बढ़ती हुई दिखाई दी, इसके बावजूद कि हमारी श्रम उत्पादकता और ग्रोथ यानी जीडीपी ग्रोथ हुई है, जिसको हम जॉबलेस ग्रोथ कह रहे थे। ठीक है, उसके बाद आप एक तरीका सुझाइए जिससे आप सुझाव देंगे कई सारे, जिन सुझावों में आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम और ज़्यादा रोजगार क्रिएशन भी करें, डेवलपमेंट भी करें, और इससे हमारा जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो पॉजिटिवली बना रहे। इसके बाद आप एक निष्कर्ष देंगे और निष्कर्ष में आप बताएंगे कि श्रम उत्पादकता और श्रम भागीदारी दोनों पर महत्वपूर्ण रूप से लगातार ध्यान देने से हम सतत विकास की ओर आगे जा सकते हैं और विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने पूरे के पूरे आंसर को फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए। आप सिंपली इसमें बता दिया है कि हम 4 उत्पादन के साधन होते हैं, श्रम, पूंजी, प्राकृतिक संसाधन, उद्यमशीलता आदि। जबकि आईएलओ के अनुसार श्रम उत्पादकता किसी निश्चित समय संदर्भ अवधि के दौरान श्रम की प्रति इकाई उत्पादित उत्पादन की कुल मात्रा है। ठीक है, ये आईएलओ की परिभाषा है जो बताती है कि क्या है श्रम उत्पादकता, और यह श्रम उत्पादकता किसी देश की कार्यबल की दक्षता का संकेतक भी होती है। ठीक है, तो अब देखिए क्यों कहा जाता है कि भारत में जो श्रम उत्पादकता में वृद्धि हुई है उसी के कारण आर्थिक विकास हुआ है। रीजंस बताने हैं। सबसे पहली चीज, बेरोजगारी रहित वृद्धि हुई है। देखिए ओकुन्स लॉ क्या है, ओकुन का नियम क्या है कि जब वृद्धि अधिक होगी तो बेरोजगारी कम होगी। लेकिन अगर आप भारत में देखें तो इसका जस्ट उल्टा रहा है कि भारत में बेरोजगारी की दर अधिक रही है लेकिन उत्पादन बढ़ा है, जीडीपी बढ़ी है। तो अगर जीडीपी बढ़ी है, ग्रोथ बढ़ी है और बेरोजगारी भी बढ़ी है तो इसका मतलब यह वृद्धि नए श्रम के जुड़ने से नहीं हुई है बल्कि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के कारण हुई है। ठीक है, दूसरा, एलपीजी सुधार ने भी इसमें बहुत सारा रोल अदा किया है। उद्योग आए हैं, तकनीकियाँ आई हैं, जहाँ पर आप देखें वर्तमान समय सबसे ज़्यादा तकनीकीगत विकास हुआ है, तो प्रोडक्टिविटी लेबर की बढ़ गई है। ठीक है, इनोवेशंस हुए हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप्स हुई हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है और उन्हें रोजगार के लिए ज़्यादा लोगों की अब आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, सेवा क्षेत्र की जो ग्रोथ है वो भी ये इंडिकेट करती है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका है, सेवा क्षेत्र का। सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में हो रही है, सेवा क्षेत्र में हो रही है। लेकिन सेवा क्षेत्र ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं देता। सेवा क्षेत्र एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर नहीं है, ये स्किल बेस्ड सेक्टर है। तो यहाँ की वजह से एक गैप क्रिएट होता है। देखिए भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 55% से ज़्यादा है, जबकि यह केवल 30% कार्यबल को रोजगार देता है। तो ये गैप के कारण ही आपको ग्रोथ तो दिखाई दे रही है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा, और यही हमारी उच्च उत्पादकता का कारण भी है। ठीक है, और ग्रामीण भारत की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। जैसे विनिर्माण उत्पादन में ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान 25% से दुगना होकर 50% तक हो गया है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखें कि जैसे वर्क फ्रॉम होम मिल गया, दूरस्थ कार्य मिल गया, डिजिटल ग्रोथ हुई और महामारी इत्यादि आई। इससे क्या हुआ कि लोगों को सामान्य अनौपचारिक कार्यों में काम मिलना तो कम हुआ, लेकिन जो स्किल्ड थे, जो जिनके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज था, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वे डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और महामारी ने बहुत सारे लोगों का रोजगार छीना ही छीना। तो हमारे यहाँ ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो ग्रोथ कहीं ना कहीं नए श्रम के बजाय मौजूदा श्रम की उत्पादकता के कारण हो रही है। ठीक है, ये प्रश्न का वो पॉइंट है जो हमें प्रूफ करना था। अब ये बताइए कि हम कैसा
मॉडल अपनाएं, कैसा आइडिया रखें जिसकी वजह से हमारे यहाँ उत्पादकता बनी रहे और साथ ही साथ नई नौकरियां भी मिलें। तो सबसे पहले आपको गैर कृषि रोजगार को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, भारत को सबसे पहले ऐसे रोजगार बढ़ाने होंगे, ऐसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन बढ़ाना होगा जो एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं हो, जो एग्रीकल्चर में ना हो। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग को आप बढ़ा सकते हैं, कपड़ा और चमड़ा जैसे श्रम प्रधान उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और इन्हें प्रमोट करिए। इसके साथ साथ जो शिशु SMS स्मॉल मीडियम और स्मॉल मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, MSMEs हैं, सॉरी, जो आपके शिशु कैटेगरी के MSME हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि ये प्रोत्साहित होने पर ये ज़्यादा रोजगार देते हैं, ये लोकल एरिया में ज़्यादा रोजगार सृजन करते हैं। तो छोटी फर्मों पर ध्यान न दे करके ज़्यादा ध्यान हमें शिशु MSME पर देना चाहिए। इसके साथ साथ EEZ के रूप में SEZ को बढ़ाया जाए, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 3 ई रोजगार और आर्थिक एनक्लेव के रूप में SEZ को अभिविन्यास में परिवर्तन किया जाए। यह बाबा कल्याणी समिति की अनुशंसा थी। इसके साथ साथ विनिर्माण क्लस्टरों के साथ शहरी विकास का समन्वय किया जाए। जो आप मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बना रहे हैं, जैसे आपने कुछ जगहों पर आपने मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए, लेकिन इनको और इनके आसपास के शहरों को कनेक्ट किया जाए और यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से किए जाने की ज़रूरत है। इसके साथ लेबर रिफॉर्म्स नीड ऑफ द आवर है कि आप बेहतर तरीके से लेबर रिफॉर्म्स कीजिए, जिससे जो उत्पादक है, जो रोजगार प्रदाता है, वो आसानी से आपको रोजगार दे सके। इतने कठिन नियम रखने पर वो ज़्यादातर लोगों को रोजगार देने से बचेगा। और सार्वजनिक स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश किया जाए भारत सरकार की ओर से। वास्तव में जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें ग्रोथ करने की ज़रूरत है, उसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी में निवेश करेंगे तो हमारे पास बेहतरीन कार्यबल होगा जो कौशल युक्त होगा और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उत्पादकता में और उत्पादन में योगदान दे पाएगा। इसके बाद आप निष्कर्ष दे सकते हैं और निष्कर्ष में आप बताइए कि ये रणनीतियां अगर भारत अपनाता है तो भारत पहली बात तो अधिक रोजगार सृजित करेगा और इसके साथ साथ जो जनांकिकीय लाभांश है उसका लाभ भी उठा सकेगा। उत्पादकता पर, जो श्रम उत्पादकता है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और भारत एक विकसित भारत और एक आर्थिक महाशक्ति जल्द ही बन जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि जिस समय हम भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड को शान से प्रदर्शित करते हैं, उस समय हम रोजगार योग्यता की पतनशील दरों को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? भारत को जिन जॉबों की बेसब्री से दरकार है, वे जॉब कहां से आएंगे, स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है और ये प्रश्न वर्ष 2014 का है। ये प्रश्न ये कह रहा है कि हम बहुत प्राउडली क्लेम करते हैं, हम बहुत ही गर्व से कहते हैं कि हमारे फेवर में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हम जनांकिकीय लाभांश प्राप्त करने वाले देश हैं। लेकिन जब हम ये दावा कर रहे होते हैं तो प्रश्न ये कह रहा है कि हम इस बात को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं कि लोगों में जो रोजगार की योग्यता है उसमें लगातार गिरावट आ रही है, यानी कि उनकी स्किल्स कम हो रही हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस उस हिसाब से नहीं हैं। और हम क्यों ऐसा ही चूक कर रहे हैं, आपको ये बताना है। और जिन जॉब से, जैसे फ्यूचर में ऐसे कौन से जॉब्स क्रिएट किए जाएं जिनसे ये पूरा किया जाए और ये जॉब किस सेक्टर में होंगे, कैसे आएंगे, आपको ये बताना है। तो पूरा प्रश्न इस तरीके से फ्रेम किया गया है। इस प्रश्न में सबसे पहले आपको जनांकीय लाभांश की बात करनी है, जो भारत कहता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद रोजगार क्यों नहीं है या रोजगार क्या मिल रहा है, क्या स्थिति है, उसके बारे में ही इंट्रोडक्शन में आपको 1-2 लाइन देनी चाहिए। फिर इसके बाद आप आइए और मेन बॉडी में आप बताइए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसमें हम रोजगार योग्यता की पतनशीलता को कहाँ कहाँ देख रहे हैं, कैसे कैसे देख रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में देख रहे हैं। इसके बाद आप ये बताइए
कि नए जॉब क्रिएशंस और उन क्षेत्रों में जॉब क्रिएशंस हम कैसे कर पाएंगे, उसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या योजनाएं होनी चाहिए, आप उस पर लिखिए। और इसके बाद आप निष्कर्ष पे आइए और भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए स्किल ट्रेनिंग, एजुकेशन, नए ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ नए सेक्टर्स में ग्रोथ और नए तरीके के नवाचारों को प्रमोट करने के संबंध में आप एक निष्कर्ष ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए और इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि जनांकीय लाभांश के लिए अक्सर सराहना की जाती है भारत की, क्योंकि आधी से अधिक 25 वर्ष से कम आयु की है और 2/3 आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। इस युवा आबादी के आर्थिक विकास को गति देने की अपार क्षमता है। हालांकि यदि प्रभावी ढंग से लाभ न उठाया जाए तो यह वरदान अभिशाप साबित हो सकता है। अपेक्षित रोजगार के बिना युवा आबादी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। ठीक है, शुरू करते हैं और बताते हैं कि रोजगार योग्यता और जनांकीय लाभांश के बीच में गैप कहाँ कहाँ आपको दिखाई देता है। सबसे पहले उच्च शिक्षा और बेरोजगारी का विरोधाभास। ठीक है, सबसे पहले जहाँ पहली जगह ये दिखाई देता है वो क्या है, उच्च शिक्षा और बेरोजगारी का विरोधाभास है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की थी जिसमें स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट के नाम से इसको पब्लिश किया गया। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष से कम आयु के स्नातकों के बीच 42.3% की बेरोजगारी दर है। मतलब लगभग आधी आबादी बेरोजगार है 25 वर्ष से कम आयु की जो युवा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप अद्यतन नहीं किया जा सकता है, जिससे कौशल में अंतर पैदा होता है और पुराने पाठ्यक्रम के कारण एक आईटी स्नातक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन जैसे उभरते क्षेत्रों में कौशल की कमी हो सकती है। तो पहली चीज तो उच्च शिक्षा और बेरोजगारी। दूसरा जो है वो लिंग आधारित आय असमानताओं में कमी है। अगर हम देखें तो यह रिपोर्ट यह कहती है कि लिंग आधारित आय असमानताओं में कमी आई है। हालांकि यह अंतर अभी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे महिलाओं ने महामारी के दौरान घर आधारित व्यवसायों का सहारा लिया होगा, लेकिन आर्थिक बाधाओं के कारण उनकी कमाई कम हो गई, जो महामारी के प्रभाव को दर्शाती है। तीसरी समस्या क्या है, जाति आधारित कार्यबल की भागीदारी। देखिए, भारत में अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता जो है, जो जाति आधारित होने के कारण हमेशा दिखाती है कि सामाजिक आर्थिक प्रगति उस तरीके से हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, हर जाति वर्ग की नहीं हुई है। यह गतिशीलता सभी जातियों में एक जैसी है भी नहीं। अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जैसे SC ST श्रमिकों को अपने सामान्य जात की समकक्षों की तुलना में औपचारिक या वेतनभोगी नौकरियों में प्रवेश की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद तीसरी और चौथी चीज़ पर आप चर्चा कर सकते हो, जिसमें आर्थिक विकास और रोजगार सृजन है। जिस तेज़ी से हम आर्थिक विकास कर रहे हैं उस तेज़ी से हम आर्थिक स्तर पर रोजगार का सृजन नहीं कर पा रहे हैं। तो रोजगार सृजन ना होना एक अलग चुनौती है। और इसके साथ साथ अनौपचारिक वैतनिक कार्यों का भी आप जिक्र कर सकते हो और आप बता सकते हो कि वैतनिक रोजगार की आकांक्षा के बावजूद अधिकांश वैतनिक कार्य अनौपचारिक हैं, जिनमें उचित अनुबंध और लाभों का अभाव होता है। इसके बाद आपको ये बताना था कि भविष्य में कहाँ नौकरियों के स्रोत हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सरकारी पहल बढ़ानी पड़ेगी। सरकार की ओर से नई पहलें करनी पड़ेंगी, जैसे कौशल बढ़ाने, रोजगार के अवसर प्रदान करने, उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए काम करना। जैसे कि भारत सरकार ने PM दक्ष, PMKVY और मनरेगा जैसी योजनाएं चला रखी हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना युवा उद्यमियों को नए व्यवसाय स्थापित करने में प्रोत्साहित करती है, जिससे रोजगार सृजन होता है। दूसरा, निजी क्षेत्र और FDI को प्रोत्साहित करना। जब निजी क्षेत्र आएगा, जब FDI आएगा, तो नए नए रोजगार का सृजन होगा, अधिक दक्षता भी बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और बाजार भी बेहतर कार्य करेगा। इसके साथ साथ नए उभरते क्षेत्र जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, ई-कॉमर्स, हेल्थ टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में नया भविष्य दिख रहा है और इसमें भविष्य के रोजगार के पर्याप्त स्रोत हो सकते हैं। इसमें आप बता सकते हैं भारत के लिए, जैसे भारत जेनेरिक मेडिसिन के लिए एक नया और सबसे बड़े मार्केट के तौर पर आगे बढ़ रहा है, तो इस तरीके के क्षेत्रों में भारत सरकार को अन्य संभावनाओं को भी तलाश करना चाहिए।
इसके बाद आप इसका निष्कर्ष दे दीजिए और निष्कर्ष में आप बताइए कि जनांकीय लाभांश अवश्य है, लेकिन रोजगार को अगर आप बेहतर तरीके से नहीं मैनेज करते हैं तो ये जो हमारी संपत्ति है ये हमारा दायित्व बन जाएगी, ये हमारी असेट, हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। और अगर इन्हें गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं दे सकते हैं तो ये हमारे लिए एक तरीके की चुनौती बन जाएगी। ठीक है, इसके लिए हमें नीतिगत हस्तक्षेप, शैक्षिक सुधार, सार्वजनिक निजी भागीदारी को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। केवल तभी राष्ट्र यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके युवा केवल संख्या नहीं है बल्कि इसकी विकास गाथा में सक्रिय योगदानकर्ता बनेंगे। तो इस प्रकार आप अपने उत्तर को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है? इस संदर्भ में सरकार की उड़ान योजना तथा उसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। देखिए, प्रश्न उड़ान के संदर्भ में ही है, जो क्षेत्रीय हवाई जहाज कनेक्टिविटी को लेकर है, क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी को लेकर है। तो प्रश्न का पहला भाग आपसे सिंपली ये पूछ रहा है कि इसकी आवश्यकता क्या है, और उसके बाद उड़ान योजना और उसकी उपलब्धियों पर चर्चा करने की बात कह रहा है। तो आपको इंट्रोडक्शन में सिंपली ये बताना होगा कि किस प्रकार वायु कनेक्टिविटी जो लोकल लेवल तक हो जाए वो आपके विकास यात्रा का एक बड़ा पड़ाव होती है और किस प्रकार ये फ़ायदा पहुंचाती है। ठीक है, आपको केवल इंट्रोडक्शन में इतना बताना है। फिर उसके बाद आपको मेन बॉडी में जाना है और वहाँ पर बताना है कि इसकी क्या आवश्यकता है, हमको इसकी आवश्यकता क्यों है, उसके संबंध में तथ्य देते हुए आप उड़ान योजना के बारे में बताइए, उड़ान योजना की उपलब्धियों के बारे में बताइए। ठीक है, अब आपको निष्कर्ष देना है इसके बाद, और निष्कर्ष में आपको ये बताना है कि जो परिवहन संसाधन है वो जितना आधुनिक और जितना तेज होंगे, देश की उत्पादकता, देश की विकास, देश का अपग्रेडेशन और तकनीकी विकास सब कुछ उतना ही तेज होगा। विकासशील देश और विकसित देश में एक बड़ा अंतराल इन तकनीकियों का है, इन जो हम कनेक्टिविटी का है, और आपको यह बहुत तेज़ी से और आगे बढ़ाना होगा। इससे हमारे पास नए रोजगार के साधनों के साथ साथ नया उत्पादन, बेहतर उत्पादन, नया बाजार और पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों का विस्तार करने की संभावनाएं खुलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। अब आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, पर्यटन को बढ़ावा देना, दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक समावेशन को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। भारत की विशाल जो भौगोलिक विविधता को देखते हुए क्षेत्रीय संपर्क अंतराल को पाटना है और क्षेत्रों को एकीकृत करता है, और यह संतुलित विकास को बढ़ावा देता है। इस प्रकार क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के बारे में एक सिंपल सा आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इसके बाद क्यों आवश्यकता है, प्रश्न का पहला भाग, तो आप बताइए अगर हम क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो संतुलित क्षेत्रीय विकास होगा। जिन क्षेत्रों तक विकास अभी नहीं पहुंचा है, अगर उन क्षेत्रों को कनेक्ट कर देंगे डेवलप्ड क्षेत्रों से, तो निश्चित तौर पर सभी क्षेत्रों का सामूहिक तौर पर बैलेंस्ड विकास होगा। जैसे कि आप उदाहरण दे सकते हो, पूर्वोत्तर भारत को दिल्ली और कोलकाता जैसे आर्थिक क्षेत्रों से जब जोड़ा गया है तो इसका बहुत लाभ प्राप्त हुआ है इन पूर्वोत्तर के राज्यों को। दूसरा, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देना। जब आप छोटे छोटे शहरों को जोड़ेंगे तो वहाँ तक पर्यटन के लिए भी अवसर प्राप्त होंगे, और इस पर आप बेहतर उदाहरण दे सकते हो। उड़ान के तहत हवाई संपर्क शुरू होने के बाद बिहार के दरभंगा जैसे स्थानों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ यात्रा समय की कमी होती है और ये कमी आपके प्रोडक्टिव टाइम को बढ़ा देती है। तो अगर आप देखें तो अगर हम एक उदाहरण देखते हैं तो गुवाहाटी से पासीघाट तक की उड़ानों में जब हम सड़क मार्ग से जाते थे तो 12 घंटे लगते थे, जबकि अब उड़ान से केवल 1 घंटा लग रहा है। तो अब आप सोचिए कि 11 घंटे की सीधी सीधी बचत हो रही है हर एक यात्रा पर। इसके साथ साथ ये नए क्षेत्र शुरू होते हैं, नया आपको हवाई अड्डा बनाना है, बहुत सारे लोगों को रोजगार का भी अवसर प्रदान करता है। इसके साथ साथ इसका एक फ़ायदा सामाजिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक महत्व पर भी है। जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जब आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है तो सुरक्षा के दृष्टि से वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे लद्दाख और पूर्वोत्तर के राज्यों में मजबूत कनेक्टिविटी सैन्य और नागरिक गतिशीलता को तेजी से बढ़ाती है। तो क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता क्या है, ये क्यों है, ये आपको बताया गया। इसके बाद अब आपको उड़ान के बारे में बताना होगा। जो
उड़ान का पहला बिंदु यह है कि क्षेत्रीय संपर्क 2016 में उड़ान योजना शुरू हुई थी, उड़े देश का आम नागरिक, और इसका एक जो फिलॉसफी था वो ये था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके। तो क्षेत्रीय संपर्क, कम सेवा वाले हवाई अड्डों को जोड़ने तथा दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच की सुविधाजनक बनाने के पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दूसरा, किफ़ायती हवाई यात्रा दी जानी है। यात्रियों के लिए टिकट किफ़ायती बने रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए किराया सीमा लागू की गई है। किराया 2500 रुपये प्रति घंटे तक सीमित है, इससे ज़्यादा किराया नहीं लिया जा सकता। व्यवहार्यता अंतर विश्लेषण, ठीक है, जो VGF है उसका वित्त पोषण किया जाएगा। वायबिलिटी गैप फाइनेंसिंग है, तो जहां क्षेत्रीय मार्गों पर परिचालन करने के लिए वित्तीय सहायता सरकार प्रदान कर रही है, जिससे स्थायित्व और सामर्थ्य सुनिश्चित होगा। इसके साथ साथ बुनियादी ढांचे का विकास भी करने का इसका लक्ष्य है। समग्र परिवहन संपर्क बढ़ाने के लिए छोटे शहरों में हवाई अड्डे से बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ठीक है। उड़ान की उपलब्धियां भी आपसे पूछी गई, तो उड़ान की उपलब्धियों में सबसे पहली चीज़ बहुत सस्ती हवाई यात्रा है। 1 करोड़ से अधिक यात्रियों ने किफ़ायती हवाई किराए का लाभ लिया है। दूसरा, अल्प उपयोग वाले हवाई अड्डों का पुनरुद्धार हुआ है। इसके अंतर्गत 100 से अधिक हवाई अड्डों और हेलीपोर्टों को संचालित किया गया है। जिन हवाई अड्डों का कम उपयोग होता था उनका भी उपयोग ज़्यादा हो गया है। वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में मैंने आपको बताया ही कि जो भी ऑपरेटर्स को लॉस होता है वहाँ पर सरकार एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है और उन्हें बहुत सारी सब्सिडी भी देती है। इसके साथ साथ क्षेत्रीय एयरलाइनों के विकास को बढ़ावा दिया गया है। छोटे छोटे जो एयरलाइंस कंपनी हैं उनको भी प्रोत्साहित किया गया है, जैसे कि स्टार एयर और ट्रूजेट जैसी एयरलाइनों को उड़ान के माध्यम से परिचालन का विस्तार किया गया है। अगला पॉइंट, टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी बनी है। जैसे कि आप उदाहरण दे सकते हो, झारसुगुड़ा, कुरनूल, हुबली जैसे शहर अब प्रमुख शहरों से जुड़ गए हैं, जिससे स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। तो अब आप देख सकते हैं उड़ान योजना की ये सारी उपलब्धियां हैं, आप इनको मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आगे और क्या किया जाना चाहिए? पहली चीज़, हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाए, इसको मॉडर्न बनाया जाए, रनवे को, टर्मिनल को, कार्गो हैंडलिंग को बेहतर किया जाए। तो इस तरीके से रात्रि संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध हो, रात्रि में आने जाने की सुविधाएं ये सब भी उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ साथ लास्ट मील कनेक्टिविटी को भी और मजबूत करना है। बेहतर पहुंच और निर्बाध यात्रा को जो बाकी भी परिवहन के तरीके हैं, जैसे कि हवाई अड्डों तक सड़क और रेल मार्ग में भी सुधार किया जाए, ठीक है। जैसे छोटे छोटे शहर हैं, उनके बगल में जो छोटे शहर हैं वहाँ से कनेक्टिविटी भी तो हो हवाई अड्डे तक, तो वो भी और बेहतर किया जाए। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा सार्वजनिक निजी भागीदारी का स्कोप है और इससे प्रोत्साहित करके बेहतर प्रबंधन और वित्त पोषण किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो भविष्य में की जानी चाहिए। इसके बाद आप एक निष्कर्ष दीजिए और बताइए कि उड़ान योजना पूरे भारत में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए हवाई यात्रा को किफ़ायती और सुलभ बना रही है। बुनियादी ढांचे में सुधार, पर्याप्त वित्त पोषण सुनिश्चित करना और निजी भागीदारी को बढ़ावा देना क्षेत्रीय हवाई संपर्क की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर, और आपका अगला प्रश्न जो है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की क्या स्थिति है। इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है, उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं वे बताइए और कैसे उसमें सुधार किया जाए ये बताइए। तो प्रश्न 3 भाग में आपसे पूछा गया है। ये 150 शब्दों में ही है और 2023 का प्रश्न है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, तो आपको कई एंगल्स को शॉर्ट में कवर करना पड़ेगा इस उत्तर में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप डिजिटलीकरण को परिभाषित कीजिए और बताइए कि भारत में डिजिटलीकरण क्या है, कहाँ तक हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसमें हुई हैं। उसके बाद आप मेन बॉडी में आइए और मेन बॉडी में सबसे पहले आप बताइए डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है, इस संबंध में डेटा दीजिए। उसके बाद बताइए कि इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, क्यों हम डिजिटलीकरण को इतना ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। फिर आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर कंक्लूजन में आइए और कंक्लूजन में डिजिटलीकरण के महत्व को बताते हुए भारत सरकार के प्रयासों को कोट करिए और डिजिटल भारत के लक्ष्यों के साथ अपने उत्तर को कंक्लूड कर दीजिए।
ये आपका पूरे प्रश्न का फ्रेमिंग होता है। इस प्रकार अब आप आइए और हम बात करते हैं किसकी, इंट्रोडक्शन की। और इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि डिजिटलीकरण अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न पहलुओं को बदलने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। यह नागरिकों तथा व्यवसायों को अधिक दक्षता, नवाचार, समावेश एवं सशक्तिकरण को सक्षम कर सकता है। भारत के हाल के वर्षों में डिजिटलीकरण में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है और जो बढ़ी हुई इंटरनेट पहुंच, सरकार के नेतृत्व वाली डिजिटल पहल, एक संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और डिजिटल उपभोक्ताओं के एक बड़े और बढ़ते आधार जैसे कारकों से प्रेरित है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे कहा था, बेहतर लाइंस लीजिए, बेहतर शब्दों का चयन कीजिए और एक इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि डिजिटलीकरण क्या है और भारत में किस तरीके से इसको देखा जा रहा है, किस तरीके इन कारकों में इसको रिफ्लेक्ट होते हुए हम देख पा रहे हैं। इसके बाद आप बताइए भारत में डिजिटलीकरण की क्या स्थिति है, और इसके लिए आपको मैंने कहा कि आप डेटा दीजिए, मैक्सिमम जितना आप डेटा दे सकते हैं। जैसे मैं मोबाइल टेलीफोनी में और सस्ती इंटरनेट सेवाएं जो हैं, जो 4G सेवाएं हैं, वो पहुंच लोगों तक हुई है और 84 करोड़ से अधिक लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपकी महत्वपूर्ण अच्छी डेटा है। इसके साथ साथ आधार नागरिकों के लिए विशिष्ट पहचान का आधार बन गया है। 99% से अधिक लोगों के पास आधार है। सार्वजनिक क्लाउड पर साझा करने योग्य निजी स्थान, नागरिक अपने दस्तावेज, प्रमाण इत्यादि को डिजिटल रूप में संग्रहित कर सकते हैं। इस संबंध में सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं और लोग उसमें कर रहे हैं। इसके साथ साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उदय हुआ है, जिसने सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच को लोगों को समर्थ बनाया है, सक्षम बनाया है। सरकारी सेवाएं अब डिजिटल मंचों पर आम आदमी की पहुंच तक आ गई हैं। ठीक है, इसके साथ साथ विभिन्न प्लेटफॉर्मों के बीच डिजिटल और सुरक्षित भुगतान के लिए यूपीआई प्लेटफॉर्म स्वीकार हुए हैं और आगे बढ़े हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। ठीक है, आसान ऋण वितरण के लिए OCEN प्लेटफॉर्मों और अकाउंट एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म वर्क कर रहे हैं देश में। इसके साथ साथ डिजिटल मूल्यांकन और कर रिटर्न दाखिल करने के लिए GST प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है। उमंग प्लेटफॉर्म नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सरकारी योजनाओं के तक पहुंच सक्षम बना रहे हैं। इसके साथ साथ ई-कॉमर्स क्षेत्र के लोकतांत्रिकरण के लिए ONDC प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ खुले सहयोगात्मक सॉफ्टवेयर विकास के लिए ओपन सोर्स मंच भी शुरू हुए हैं। ठीक है, ओपन सोर्स मंच भी शुरू हुए हैं। ठीक, तो ये सारी हमारी डिजिटलीकरण की स्थिति है। हमारे देश में इतना डिजिटलीकरण के संबंध में काम किया जा चुका है। अब आप बताइए इसको लेकर क्या समस्याएं और चिंताएं हैं। सबसे पहली चीज़ है डिजिटल डिवाइड, यानी डिजिटल विभाजन। डिजिटल विभाजन शहरी और ग्रामीण, पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखों के बीच में डिजिटल ज्ञान होने और ना होने का अंतराल है, और ये जितना बड़ा है भारत में, उतना लोग, जिन लोगों के पास डिजिटल एक्सेस नहीं है, वो उतना पीछे रह जा रहे हैं। इसके साथ साथ डिजिटल डेटा संरक्षण कानून का सही से क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है। ये भी डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके साथ साथ साइबर सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आप इस समय भी बहुत सारे ऐसे इवेंट देख रहे होंगे, तो ये भी बड़ी समस्या है। ब्रॉडबैंड तक सबकी पहुंच नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की स्थिति वास्तव में ख़राब है। और इसके साथ साथ घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग नहीं है और हम इस पर पूरी तरीके से आयात पर निर्भर हैं। यह भी एक समस्या हमारे लिए है। तो ये डिजिटलीकरण के संबंध में निम्न चिंताएं हमारे पास थीं। कैसे इसको बेहतर किया जाए? सबसे पहले तो ये है कि बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश करने की ज़रूरत है। डिजिटल बुनियादी ढांचे में बहुत बड़े निवेश की ज़रूरत है। इसके साथ साथ लोगों को डिजिटल साक्षरता देने की आवश्यकता है, उन्हें बेहतर डिजिटल साक्षरता दिया जाए। इसके साथ साथ लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर करने की ज़रूरत है, साइबर सुरक्षा के संबंध में उपाय सिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, इस संबंध में बहुत सारे स्टार्टअप्स को और ज़्यादा इंक्लूड करने और प्रमोट करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ आपको निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ और सहयोग करने की आवश्यकता है। तो अब आप ये सारे सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद आप अपना निष्कर्ष दे दीजिए और डिजिटलीकरण के इम्पैक्ट पर बात कर लीजिए। जैसे कि भारत अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है, लेकिन डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा की चिंताएं और डेटा गोपनीयता जैसे मुद्दे अभी भी चुनौती हैं। डिजिटलीकरण को और बढ़ाने के लिए भारत को
समावेशिता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और एक मजबूत नियामक ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे न केवल आर्थिक विकास में तेजी आएगी बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि डिजिटलीकरण का लाभ सभी नागरिकों तक पहुंचे। तो डिजिटल इंक्लूजन पर आप बात जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो आपका है वो बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी की आवश्यकता क्यों है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पीपीपी की क्यों आवश्यकता है, आपको ये बताना है। और भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पीपीपी मॉडल की भूमिका का परीक्षण करना है। ठीक है, तो एक सेक्टर में आपके लिए स्पेसिफिक कर दिया गया, रेलवे सेक्टर में। लेकिन पहले आपको मूल प्रश्न जो पूछ रहा है वो ये है कि बुनियादी ढांचा और संरचनात्मक ढांचे जो हैं उसमें पीपीपी की आवश्यकता क्यों है हमें। तो इस प्रश्न में, ये प्रश्न 2022 का है, और इस प्रश्न में आपको सिंपली सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताना होगा कि पीपीपी क्या है और पीपीपी की स्टेटस क्या है। उसके बाद आपको मेन बॉडी में जाना है उत्तर के, और मेन बॉडी में आपको ये बताना है कि हमें पीपीपी जैसे मॉडल की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद आपको बताना है दूसरे भाग में कि रेलवे क्षेत्र में जो अवसंरचनात्मक विकास है, जो रेलवे की स्टेशंस का डेवलपमेंट है, उसके लिए पीपीपी किस प्रकार से सकारात्मक हो सकता है, किस प्रकार से पीपीपी की हमें आवश्यकता भी है और वो अच्छा रोल भी प्ले कर सकता है। उसके बाद आपको निष्कर्ष देना है, और निष्कर्ष में आपको पीपीपी के ग्लोबल स्टैंडर्ड और ग्लोबल लेवल पर इसकी स्वीकार्यता के साथ इसकी उपादेयता, उसकी उपयोगिता पर चर्चा करते हुए रेलवे क्षेत्र में इसके लिए असीम संभावनाओं पर आपको चर्चा करनी। इस प्रकार से आप अपने पूरे प्रश्न को कंक्लूड कर सकते हैं और इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर लिखें। तो चलिए मैं आपको मॉडल आंसर भी डिस्कस कर देता हूं। मॉडल आंसर में देखिए, पीपीपी जैसा मैंने आपसे कहा कि सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के प्रावधान में जोखिम और लाभ साझा करने की सार्वजनिक और निजी पक्षों के बीच औपचारिक रूप से स्थापित समझौते हैं। 2021 के दौरान भारत ने केंद्र व राज्य की परियोजनाओं में 1.72 लाख करोड़ की लागत वाली कुल 125 पीपीपी परियोजनाओं को सम्मिलित किया, इनको इस पर कार्य प्रारंभ किया। तो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पीपीपी की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए कि निजी क्षेत्र के पास वित्त और विशेषज्ञता दो चीजें हैं। ठीक है, ये अच्छी फंडिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन होता है इनके पास। तो अगर हम इनके वित्त और स्पेशलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे तो सरकार के ऊपर खर्च का बोझ तो घटेगा ही घटेगा, साथ ही साथ सरकार को विशेषज्ञ सेवाएं भी प्राप्त होंगी। दूसरी चीज, निजी क्षेत्र हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, वो मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम रिटर्न लेना जानता है। तो जहां पर सरकार को ज़्यादा निवेश करना पड़ता है वहां पे कम निवेश करके ही वे उस कार्य को गुणवत्ता के साथ करके और समयबद्ध ढंग से करके दे देंगे। तो और समयबद्धता तो इनकी विशेषता होती ही है। जब सरकारी क्षेत्र की योजनाएं होती हैं, जो सरकारी परियोजनाएं होती हैं, उनको आप देखेंगे वो हमेशा डिले होती हैं। और पहले अगर आप देखें, आज के कुछ साल पहले की बात देखें, तो सारी परियोजनाएं हमेशा डिले होती थी क्योंकि सरकार ही सारा काम करना चाहती थी। अगर इसको निजी क्षेत्र को दे देंगे तो निजी क्षेत्र समय से उसको करके दे देगा, इससे कॉस्ट भी बचेगी, समय भी बचेगा और बर्डन भी कम होगा सरकार के ऊपर से। इसके साथ साथ सरकार का इनमें पूर्ण नियंत्रण होता है। ये ध्यान रखिएगा कि पीपीपी परियोजना के लिए जो स्वामित्व की बात है उस पर वो सरकार के पास रहता है। ठीक है, तो अब रेलवे के पुनर्विकास में किस प्रकार ये किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जैसे कि आप इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं, भोपाल में रानी कमलावती स्टेशन के मामले में देखा गया है कि इसने बहुत अच्छी योगदान दिया है। ठीक है, पीपीपी पर केलकर समिति बनी थी और उसने कहा कि हवाई अड्डे, बंदरगाह और रेलवे परियोजनाओं के लिए पीपीपी मॉडल का उपयोग करना चाहिए। भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के मामले में पीपीपी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि पहली चीज़ जो मैंने कहा कि उनके पास फंड है, वे फंड लगा सकते हैं। तो चूंकि एक महंगा काम है रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, तो वहाँ पर निजी कंपनियों से आप पैसा लगवा सकते हैं। उसके बाद वो परिचालन अनुपात में भी सुधार होगा क्योंकि उससे कॉस्ट सरकार के लिए कम होगी और ऑपरेशन आसान हो जाएगा। राजस्व स्रोतों में सरकार की वृद्धि होगी और इससे सरकार के साथ साथ निजी कंपनियों को भी राजस्व प्राप्त होगा।
सेवाएं बेहतर ढंग से लोगों को मिलेंगी। स्टेशन पर जैसे वाईफाई मिल जाएगा, अच्छे मॉडर्न तरीके से लॉन्च वगैरह, सैनिटेशन के लिए भी व्यवस्थाएं क्लियर होंगी, साथ ही साथ पब्लिक टॉयलेट्स भी क्लीन और बेहतर होंगे। तो बहुत सारी चीज़ों का लाभ लोगों को मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलेंगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी अलग अलग कंपनियों के बीच में और बेहतर सर्विसेज देने की होड़ रहेगी। इसके बाद आप इसका निष्कर्ष दे दीजिए। अब इसमें समस्याएं क्या आती हैं, उनकी चर्चा करते हुए आप बताइए कि पीपीपी की संभावना क्या है। जैसे कि आप बता सकते हो भूमि अधिग्रहण में देरी, पूंजी की अनुपलब्धता और नियामक बाधाओं जैसी चुनौतियां हैं, फिर भी पीपीपी रेल और परिवहन प्रणालियों जैसी जटिल अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव की चुनौतियों का समाधान करने में सहायक हो सकता है। तो इस प्रकार आप अपने उत्तर को कंक्लूड कर देंगे। तो आज हम लोगों ने 2 सेक्टर्स के इन क्वेश्चंस को किया है। अभी अवसंरचनात्मक विकास के संबंध में और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।